कहीं अगर महाराजगंज की दुर्दशा है, चाहे वो रेलवे लाइन की दुर्दशा है, चाहे कुछ भी विकास के मुद्दे पर दुर्दशा है, उसके अकेले जिम्मेदार पंकज चौधरी हैं और कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी तो प्रयासरत हैं, प्रयास कर भी रहे हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का कदम स्वागत योग्य है। लेकिन उनके जो अधिकारी हैं वो तानाशाही रवैया, और आज के डेट में मुख्यमंत्री जी का मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा चल रहा है। उनके अधिकारी उनको चला रहे हैं, दिख रही है, सारे बंधे टूट रहे हैं, सड़क जर्जर हाल में है, बिजली व्यवस्था इनकी चरमरा गई है, मतलब कोई व्यवस्था इनकी है ही नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को सत्यता से परे रखा जा रहा है? बिल्कुल रखा जा रहा है। देखिए, जब हमारी बसपा की सरकार थी तब जो महाराजगंज मुख्यालय की स्थापना हुई थी और जो भी विकास कार्य हुए वो माननीय बहन जी की देन है। और मैं आपको महाराजगंज की बात बता दूं तो 7-7 बार विधायक सांसद होने के बाद भी पंकज चौधरी का जो रोल होना चाहिए वो महाराजगंज में बिल्कुल निष्क्रियता है। जातिगत समीकरण की अगर बात कर लें तो बसपा का महाराजगंज में तकरीबन 19% दलित वोटर। क्या लगता है कि जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव गुजरा और दलित वोटर जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट होके और भाजपा के खेमे में, इसका एक कारण तो ये राशन का मुद्दा रहा और दूसरा कारण ये रहा कि बसपा कहीं ना कहीं अपने जो वोटर्स, उनके कोर वोटर्स, दलित वोटर हैं, उनको समझाने में नाकामयाब रही। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में अगर आपको पार्टी, बसपा पार्टी टिकट देती है तो दलित वोटरों को समझाने में आप कामयाब रह पाएंगे? देखिए, जैसा कि मैं आपके माध्यम से पहले भी बताया था कि मैं सहजनवा की तैयारी कर रहा था और आने वक्त माननीय बहन जी का आदेश हुआ कि पनियारा लड़ना है, तो मैं पनियारा लड़ा, लेकिन मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिला, 28 से 30 दिन का टाइम मिला। उसके बावजूद भी जो मेरा 100% देना था या संगठन का 100% देना तो हमने दिया। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि बसपा, आपने बोला 19%, लेकिन हम 22% वोट आज भी पाए हैं। और कहीं न कहीं जो ये राशन है या कुछ हमारे लोग गुमराह जरूर हुए हैं, लेकिन उनको इस चुनाव के बाद एक सीट मिल गई है और वो आज लोग चिल्ला रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है और हम लोग अपनी टीम को, हम हर जगह अपने लोगों को जोड़ भी रहे हैं। और इसके अलावा कि हम अपनी टीम बना रहे हैं हर गाँव के जिसके लोगों को, संगठन के अलावा भी एक मैं पहला संगठन अपना भी तैयार कर रहा हूँ, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, बहन जी का आशीर्वाद मिलता है तो मैं बहुत दमदारी से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल मुद्दे हैं आज तक किसी जनप्रतिनिधि का उस पर ध्यान नहीं गया। तो कहीं ना कहीं महाराजगंज हमारा पूरा एकदम पिछड़ा हुआ इलाका, जबकि महाराजगंज को सोने की चिड़िया होनी चाहिए, क्योंकि नेपाल से वहाँ से सटे वो है, फिर गोरखपुर का सटे है, तो कहीं ना कहीं नेपाल के साथ, अरे महाराजगंज के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया। क्योंकि देखिए, उनका केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में सरकार है, और उसके बावजूद अगर विकास न हो पाए तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि का ही निष्क्रियता का वो देखा जाता है। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। लोकसभा चुनाव जो है वो बहुत ज़्यादा दिन अब बचे नहीं हैं। बहरहाल हम इस समय जिनसे बात करने के लिए आप लोग के समक्ष आए हैं, जिनसे मुखातिब कराना आप लोग से चाहेंगे, उनका नाम है ओम प्रकाश चौरसिया जी। बसपा की तरफ से विधानसभा चुनाव पनियारा विधानसभा महाराजगंज से लड़े थे। हालांकि अच्छा खासा वोट इन्हें मिला, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। अब दावेदारी पेश कर रहे हैं बसपा के चुनाव चिन्ह तले महाराजगंज लोकसभा चुनाव के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष पत्रिका का। आप लोग इस विकट परिस्थिति में, चूंकि अभी बाढ़ एरिया भी आप लोग कैप्चर कर रहे हैं, उस विकट परिस्थिति में हमारे वहाँ आए और हमको समय दिए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ का जिक्र किए हैं आप, तो बाढ़ से ही शुरू करते हैं। सहजनवा क्षेत्र जो है बाढ़ से बहुत प्रभावित इलाका है और पिछले 5 या 6 दिन से लगातार जो बाढ़ का पानी है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इससे जो एक बड़ी आबादी है वो इसके घेरे में आ रही है और इससे प्रभावित हो रही है। किस हिसाब से देखते हैं और राहत को किस हिसाब से देखें, क्योंकि शासन प्रशासन इसमें क्या मदद कर रहा है? देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपसे अभी मैं चर्चा कर रहा था कि मैं जब जैसे ही अभी कल दिल्ली से आया हूँ, तो मैं कल से ही अपने विधानसभा सहजनवा और पनियारा के पनियारा में भी काफ़ी लोगों को के माध्यम से मैंने पता किया है। सहजनवा में तो मैं कई गाँव में अभी सुबह ही दौरा किया हूँ, तो यहाँ पे स्थिति बहुत ही दयनीय है। और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो 98 की बाढ़ हम लोग याद करके समझ जाते हैं, तो वो स्थिति कहीं ना कहीं आने वाली है। और शासन प्रशासन इसमें बहुत ही निष्क्रिय रवैया अपना रहा है, कहीं भी किसी के पास कोई सुविधा मुहैया नहीं करा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की एक नीति रही हमेशा वो टेलीविज़न की राजनीति करती है, इनके पास अपना कोई विजन होता ही नहीं है।
तो मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि इनका रवैया बहुत ही दयनीय है। और मैं आपके माध्यम से इन लोगों से मांग करता हूं कि निश्चित रूप से जहां भी बहुत ज़्यादा फ्लडेड एरिया है वहाँ पर नाव की और यथासंभव जो भी राशन और पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करें। और जो भी हमारे किसान भाई इससे प्रभावित हैं उसका आकलन करके उनके अविलंब उनको शासन से जो भी मदद होने लायक है उनको मदद दें। और उनके फसलों का वो करके उसका वैलिडेट करके कितनी उनकी फसल नुकसान हुई है उसको यथासंभव राहत सामग्री देने का प्रयास करें। जब बाढ़ आता है तो बाढ़ में तमाम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है और इस बीच में एक नाम आता है किसान का। जी जी। किसान अपनी फसल लगाता है, बरसात अगर नहीं हुई तो बरसात के कारण जो फसल है वो चौपट हो जाती है। अब बरसात लास्ट में हुई भी और अब स्थिति ऐसी आ गई है कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई और जिससे जो है पूरे धान की फसल जो है वो चौपट हो गई है। अभी 2-3 दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी तमाम जिलों का हवाई यात्रा करके निगरानी भी की, राहत सामग्री बांटने का भी काम किए। अब ये बताइए कि इन कामों से किसानों का कितना भला हो पाएगा, इसको जरा समझाइए। देखिए, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी तो प्रयासरत हैं, प्रयास कर भी रहे हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री जी का कदम स्वागत योग्य है। लेकिन उनके जो अधिकारी हैं वो तानाशाही रवैया और आज के डेट में मुख्यमंत्री जी का मुझे नहीं लग रहा है बहुत ज़्यादा चल रहा है। उनके अधिकारी उनको चला रहे हैं और अधिकारी बिल्कुल निष्क्रिय हैं। अधिकारी उनको वहीं पर लेके जा रहे हैं जहाँ पे उनकी सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। बाकी जो आम जनमानस पे या ज़मीन पे जो काम होना चाहिए, धरातल पे जो काम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और मैं अभी आपको बता दूं, आज सुबह सहजनवा क्षेत्र में मैं करीब 20-25 गाँवों का भ्रमण किया। सहजनवा की 50% से अधिक आबादी जो फ्लडिंग एरिया में है, आज जहाँ पे नहीं भी है, बरसात इतना कहर लास्ट वाला ढा दिया कि ऑलरेडी वो समझिए फ्लडिंग एरिया में। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि हमारा पनियरा और सहजनवा दोनों 100% फ्लडिंग जोन में है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखे होंगे कि पहले शुरू में सूखा ले गया, किसान भाई हमारे किसी तरीके से फसल को बचाए, पानी चला के चाहे जैसे भी। और उसके बावजूद लास्ट में जब वो फसल तैयार होती है कटने के लिए तो उस समय बाढ़ आ जाता है। और आज तक की इस उम्र में मैंने कभी नहीं देखा था कि नवरात्र बाद या अक्टूबर के महीने में बाढ़ आती है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्योंकि प्रशासन की जो तैयारी होनी चाहिए वो कहीं भी बिल्कुल नहीं दिख रही है। सारे बंधे टूट रहे हैं, सड़क जर्जर हाल में है, बिजली व्यवस्था इनकी चरमरा गई है, मतलब कोई व्यवस्था इनकी है ही नहीं। और किसी भी जनप्रतिनिधि का मैं इसमें दोष इसलिए नहीं मानूंगा कि किसी भी जनप्रतिनिधि का इनके अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए चाहे वो माननीय सांसद हैं, चाहे ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को सत्यता से परे रखा जा रहा है? बिल्कुल रखा जा रहा है, क्योंकि इनके माननीय सांसद और माननीय विधायक से और मैं काफी लोगों से मेरे अच्छे संबंध भी हैं, मित्रवत संबंध, मेरी बात होती रहती है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि माननीय सांसद ब्रिजभूषण शरण जी अभी बाढ़ पे माननीय प्रताप शाही जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी बोले भी हैं कि मतलब इनके अधिकारी इन लोगों की सुन ही नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर लोग विफल हैं और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी सच्चाई से अवगत नहीं हो पा रहे हैं। महाराजगंज पे आ जाते हैं। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र जो है, क्या लगता है कि विकास के मामले में कितना आगे है? क्योंकि जिला मुख्यालय जो है वो महाराजगंज में स्थित है और फरंदा और महाराजगंज को जोड़ने वाली रेलवे लाइन अभी तक 7 बार से तकरीबन जो है सांसद पंकज चौधरी भाजपा से रहे हैं और बीच में 2009 में हर्षवर्धन सिंह थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। क्या लगता है कि विकास के दृष्टिकोण से महाराजगंज कितना आगे है? देखिए, जब हमारी बसपा की सरकार थी तब जो महाराजगंज मुख्यालय की स्थापना हुई थी और जो भी विकास कार्य हुए वो माननीय बहन जी की देन है। उसके बाद से आप खुद देखे होंगे कि महाराजगंज में 7 बार माननीय सांसद पंकज चौधरी होते हैं, माननीय विधायक ज्ञानेंद्र सिंह 5 बार विधायक होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले तो विधानसभा का प्रत्याशी था पनियरा विधानसभा से, उस समय वहाँ की स्थिति को मैं इतनी जर्जर स्थिति में मैं देखा, मैं आपको क्या बताऊँ। और आपके माध्यम से मैंने एक तहसील का मुद्दा भी उठाया था, क्योंकि महाराजगंज की सबसे बड़ी विधानसभा पनियरा विधानसभा है, लेकिन उस पर अभी तक ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उस पर भी मैं बहुत बड़ा जन आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। और मैं आपको महाराजगंज की बात बता दूं तो 7 बार विधायक सांसद होने के बाद भी पंकज चौधरी का जो रोल होना चाहिए वो महाराजगंज में बिल्कुल निष्क्रियता है। आज के डेट में उनके पास केंद्रीय वित्त मंत्री का भी वो है, चाहते तो जो काम चाहते वो कर सकते थे।
लेकिन महाराजगंज में लगातार नजर आते हैं पंकज चौधरी जी, और लगातार चाहे पांचों विधानसभा की अगर बात कर लें तो लगातार हर विधानसभा में सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते भी रहते हैं कि वो लगातार जो है महाराजगंज में बने रहते हैं। देखिए, बनना और काम करना दोनों में अंतर होता है। हम ये कह रहे हैं कि आप ठीक है बने रही हैं तो वो स्वागत कदम है, लेकिन काम भी तो करना चाहिए। आप बताइए, मैं अभी देख पा रहा हूँ कि पूरा मतलब महाराजगंज एक तरीके से बाढ़ के चपेट में है। सूखा, पहले सूखा ले गए फिर बाढ़ का। इस पर पंकज चौधरी का रवैया कहीं बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आया। उनके माननीय जो सिंचाई मंत्री जी हैं उनका कहीं रवैया नहीं सामने उस तरीके से आया कि उस मतलब किसानों को अविलंब जो भी दिक्कत है उसको पूरा किया जाए। दूसरी चीज़ मैं जो देख रहा हूँ, रोड की स्थिति इतनी बदहाल है। एक कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे। जो सदर हॉस्पिटल है बिल्कुल मतलब निष्क्रिय है, कोई मतलब नहीं है। और जो भी चाहे बिजली की व्यवस्था आप खुद देख लीजिए। पनियरा और परतावल में स्थिति ये है कि मतलब बिजली मुश्किल से 8 से 10 घंटे नहीं मिल पा रही है, और थोड़ी सी भी आंधी पानी आती है तो बिजली एक हफ्ता गायब हो जाती है। अगर कहीं ट्रांसफार्मर किसी मोहल्ले का फूंक जा रहा है तो उसमें कोई अधिकारी इनका सुनने का तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर महाराजगंज की दुर्दशा है, चाहे वो रेलवे लाइन की दुर्दशा है, चाहे कुछ भी विकास के मुद्दे पर दुर्दशा है, उसके अकेले जिम्मेदार पंकज चौधरी हैं और कोई नहीं है। जातिगत समीकरण की अगर बात कर लें तो बसपा का महाराजगंज में तकरीबन 19% दलित वोटर हैं। क्या लगता है कि जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव गुजरा जी और दलित वोटर जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट होके भाजपा के खेमे में गए, इसका एक कारण तो ये राशन का मुद्दा रहा, और दूसरा कारण ये रहा कि बसपा कहीं ना कहीं अपने जो वोटर्स, उनके कोर वोटर्स दलित वोटर हैं, उनको समझाने में नाकामयाब रही। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में अगर आपको बसपा पार्टी टिकट देती है तो दलित वोटरों को समझाने में आप कामयाब रह पाएंगे? देखिए, जैसा कि मैं आपके माध्यम से पहले भी बताया था कि मैं सहजनवा की तैयारी कर रहा था, और आने वक्त पर माननीय बहन जी का आदेश हुआ कि पनियरा लड़ना है, तो मैं पनियरा लड़ा। लेकिन मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिला, 28 से 30 दिन का टाइम मिला। उसके बावजूद भी जो मेरा 100% देना था या संगठन का 100% देना था हमने दिया। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि बसपा, आपने बोला 19%, लेकिन हम 22% वोट आज भी पाए हैं। और कहीं न कहीं जो ये राशन या कुछ हमारे लोग गुमराह जरूर हुए हैं, लेकिन उनको इस चुनाव के बाद एक सीख मिल गई है और वो आज लोग चिल्ला रहे हैं। निश्चित रूप से क्योंकि हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है और हम लोग अपनी टीम को हम हर जगह अपने लोगों को जोड़ भी रहे हैं, और इसके अलावा भी हम अपनी टीम बना रहे हैं। हर गांव से 20-20 लोगों को, संगठन के अलावा भी एक मैं पैरेलल संगठन अपना भी तैयार कर रहा हूं, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, बहन जी का आशीर्वाद मिलता है तो मैं बहुत दमदारी से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल मुद्दे हैं आज तक किसी जनप्रतिनिधि का उस पर ध्यान नहीं गया। तो कहीं ना कहीं महाराजगंज हमारा पूरा एकदम पिछड़ा हुआ इलाका, जबकि महाराजगंज को सोने की चिड़िया होनी चाहिए, क्योंकि नेपाल से वहाँ से सटे वो है, फिर गोरखपुर का सटे है। तो कहीं ना कहीं नेपाल के साथ, महाराजगंज के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया। क्योंकि देखिए, उनका केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में सरकार है, और उसके बावजूद अगर विकास न हो पाए तो कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधि का ही निष्क्रियता को देखा जा सकता है। 2002 में बहन मायावती जी ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाया था। उसके बाद 2007 में अपने दम पर सरकार बनाई और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। उस समय तकरीबन 40-42% जो वोट था वो बहन मायावती जी को मिला था। लेकिन उसके बाद 12 के बाद लगातार देखा जाए तो 10 साल में स्थिति ये आ गई कि 2022 में महज एक सीट पर सिमट कर जो है वो पार्टी जो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है, वो 2022 में ऐसा क्या कारण बन रहा है कि वो महज एक सीट पर आके सिमट जा रही है और वोट बैंक और वोट जो शेयर है वो भी कम होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कहीं ऐसी स्थिति नहीं है। वो ठीक है, मैं मानता हूं कि हम एक सीट पर सिमट गए, लेकिन आप ये भी देखे होंगे कि जो बीजेपी आज सबसे बड़ी पार्टी है वो भी 15 से 20 साल वनवास काटने के बाद तो होता है, एक समय आता है, जनता ही सबको चुनती है, और जनता के दिल में कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष में होता है उसके पक्ष में विरोध भी होता है। क्योंकि जब सत्ता पक्ष में आदमी रहता है तो उससे अपेक्षाएं भी जनता की बहुत ज़्यादा होती है। तो हो सकता है, क्योंकि माननीय बहन जी ने और हमारे संगठन ने पूरा काम किया, चाहे 2007 से 12 का लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, चाहे विकास कार्यों पर चर्चा कर लीजिए, तो निश्चित रूप से हम लोग काम करने का काम किए हैं।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम 2022 में एक चीज़ पर सिमट गए हैं तो हम आगे खड़ा नहीं हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से हम आज के डेट में खड़ा हैं और हम लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, चाहे सदस्यता अभियान के माध्यम से, चाहे अपने लोगों को जागरूक करने के माध्यम से। हम लोग कैंप लगा के गाँव में जा के अपनी बात रख रहे हैं और आज लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि हमारी स्थिति मजबूत है और 2022 के लोकसभा में इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। पार्टी की जब से स्थापना हुई तब से महाराजगंज में एक भी बार जो है बसपा जो है वहां से जीती नहीं है। क्या लगता है इस बार अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो कितनी दावेदारी आप बेहतर पेश करते हुए नजर आएंगे? देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं लोकसभा महाराजगंज जीतूं, पूरा मुझे विश्वास है कि मैं जीत के आऊँगा, क्योंकि उसका समीकरण भी है। जो आज के डेट में सारी पार्टियां एक जातिगत राजनीति कर रहे हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं मैं खरा उतरने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि 3.5 लाख चौरसिया बिरादरी है, 6 से 7 लाख हमारा दलित वोट है। उसके अलावा जो हमारे संबंध है, खास करके ब्राह्मण समाज हो गया, ठाकुर समाज हो गया, संथवार समाज हो गया, निषाद समाज हो गया, तो सबसे बनिया समाज हो गया, और भी एससी समाज हो गया, यादव समाज हो गया, तो सब लोगों से मोहम्मदन समाज हो गया, सबसे हमारी बहुत व्यक्तिगत अच्छे संबंध है। तो आज की राजनीति कहीं ना कहीं कुछ व्यक्तिगत पे हो रही है, कुछ पार्टी स्तर पर हो रही है, तो दोनों। लेकिन सवाल ये भी है सर कि पूरे 5 विधानसभा में कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीती है, तो इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बसपा पे पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, कहीं ना कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखिए केंद्र और प्रदेश में, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि दोनों जगह इनकी सरकार है। जो जनता की अपेक्षाएं वो लोग कहीं नहीं पूरा कर पा रहे हैं। रोड की स्थिति बहुत दयनीय है, चाहे पानी निकासी का आप देखेंगे, महाराजगंज कुछ तराई एरिया भी है। महाराजगंज में तराई एरिया होने के बावजूद भी अगर 4 दिन 5 दिन बरसात हुआ है तो चाहे हर जगह पानी लग गया है, मच्छर का प्रकोप दुनिया भर का हो रहा है। तो इस सब चीज़ों पर कहीं भी सरकार के लोग या सरकार के अधिकारी जो हैं काम नहीं कर पा रहे हैं। पूरा महाराजगंज त्राहिमाम मच रहा है, और पंकज चौधरी के आतताई होने के बाद वहाँ की जनता भी जान गई है कि अब विकास कार्य नहीं कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से इनको हटाने का काम करेगी। और मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि अगर बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं बहुत ही दमदारी से चुनाव लड़ूंगा। और विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि मैं किस हिसाब से चुनाव लड़ा था, उसके 10 गुना अधिक ताकत से मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि इस समय मुझे समय मिल गया और बहुत ही दमदारी से मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतने का भी काम करूंगा। एक आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को जो है तमाम पार्टियां सेमीफाइनल के तौर पे देख रही हैं। जी। बसपा यहाँ पे अपने स्टैंड को क्या क्लियर करना चाहती है? देखिए, हम लोग बहुत ही दमदारी से निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कैंडिडेट, हमारे पैनल तैयार कर रहे हैं, हमारा संगठन तैयार कर रहा है, और फाइनली डिसीजन हमारी बहन जी का है। चूँकि हम लोगों की नेता वही हैं, तो डिसीजन मेकर वही हैं। जिस पे भी बहन जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, मैं खुद गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और इधर के 4-5 जिलों को मैं खुद वॉच आउट कर रहा हूँ, और उस पर सब पे मेरी नज़र है। निश्चित रूप से हम लोग पूरे संगठन के लोग मिलके बहुत दमदारी से चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, और धन मन तन से लगा के उनको चुनाव जिताया जाएगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ ओम प्रकाश चौरसिया जी थे, महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं बसपा से, और इनका कहना है कि जिस हिसाब से महाराजगंज लगातार पीछे होता हुआ जा रहा है, बावजूद इसके कि वहाँ पे 5 विधानसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी स्थापित है, और इसके बाद वहाँ के सांसद भी जो है बीजेपी के हैं और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं। बावजूद इसके जो है वो कहीं ना कहीं वो पूरा क्षेत्र जो है वो पिछड़ा इलाका है। बिजली की समस्या उत्पन्न होती है, वहाँ पे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है, और तमाम जो समस्याएं हैं उनको लगातार ये गिनवाते हुए नजर आए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर लोकसभा चुनाव बसपा के चुनाव चिन्ह तले ओम प्रकाश चौरसिया जी जीतते हैं तो महाराजगंज की हालत कैसी होगी। बाकी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। नमस्कार।